अच्छा मैम, आपने बहुतों को रुलाया शो पे, है ना? बहुत लोग रोए, हम लोग स्क्रीन पे देख देख के रोए। एक लेडी ना एकदम छाती पीट पीट के रोने लगी, बोली मेरे सामने मेरे बेटे को जिंदा जलाया है, ये है वो है। और उसने कहा बेटा 25 साल में किसी ने नहीं पूछा, आज तू पूछ रही है, मेरी उम्र तुझे लग जाए। और जो मेरे मतलब फिर मुझसे ना समथिंग हैपेंड। ये एक मैम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आजकल। आप कोटा का हम लोग इतना सुनते हैं कि मतलब किस बात के लिए इतना प्रेशर, किस बात के लिए इतना प्रेशर। मुझे अभी भी याद है, मैंने पीसीओ से ना अपने हस्बैंड को फोन किया, मैं रोने लगी। मैंने कहा मैंने तो इतना अच्छा किया इनके 13 एपिसोड और अगले सीजन में। ही सेड अ वेरी नाइस थिंग, ही सेड ये सोचो ना कि यू आर नोबडी, लेकिन तुम एक शो को इस लेवल तक लेके आई कि अब उसको आगे बढ़ाने के लिए उन्हें मिस इंडिया चाहिए पड़े भैया। और जैसे मैं आपसे पहले भी पूछ रही थी, आज मैं ऑन स्क्रीन पूछ के आप पे दबाव बना ही देती हूँ, किताब कब आएगी? एक इंसिडेंट बताती हूँ, सॉरी आप सब एडिट कर देना, बट अपन तो गप्पे मार रहे हैं। आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं, उनको वैसे किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि बचपन से लेके आज तक उन्होंने इतनी सारी शख्सियतों से हमें मिलवाया है। जिसे कहना चाहिए कि बचपन में जो होता है ना कि हम बहुत सारे लोगों से मिल नहीं पाते, क्योंकि एक घर में रहते हैं, फैमिली की अपनी एक रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। लेकिन जब हम टीवी पे देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं कि अलग अलग शख्सियत असलियत में सोचती कैसे हैं, उनके ज़िंदगी के बारे में हम जानते हैं, तो कहीं ना कहीं एक इंस्पिरेशन का काम करती है। जैसे कि मुझे अच्छे से याद है मैम, आपका एक शो था जिसमें एक रिक्शा पुलर के बेटे ने आईएएस का एग्ज़ाम पास किया। उसके अलावा आपने मतलब सोशल वर्कर्स से लेके और पॉलिटिकल लीडर्स तक और मीडिया इंडस्ट्री में सब बहुत सारे लोगों से आपने इंटरेक्ट किया। तो आज वो जो शख्सियत है हमारे साथ, ऋचा अनिरुद्ध मैम। मैंने ऐसा सुना है कि ये सबके राज निकलवा लेती हैं, है ना? लोगों से वो पूछ लेती है जो उन्हें नहीं, ऐसे ना वो अंदर इंसान रोक के रखता है कि ये नहीं किसी को बताएंगे, ये किसी को नहीं बताएंगे, ये राज है मेरा। और मैम के सामने जाके वो पिघल जाते हैं, वो ना वो मोमबत्ती से पिघल के वो बाती बाहर आ जाती है। तो आज हम सोच रहे हैं कि आपकी मोमबत्ती को पिघलाया जाए। आपके कुछ राज लोगों को पता चले। ओह माय गॉड, अच्छा। हाँ, इसीलिए मैंने पहले कुछ नहीं बताया। सीरियसली मैम, आप बताएं कि सबसे पहले तो अपना एक बहुत छोटा सा, बहुत लोगों को पता है आपकी जिंदगी के बारे में, बट स्टिल एक छोटा सा कि शुरुआत कैसे हुई, क्योंकि मुझे पता है कि मध्य प्रदेश से कहीं आप बिलोंग करते हैं, तो कैसे शुरुआत हुई कि जर्नलिज्म में जाने की? माय गॉड, ये छोटा सा होना बहुत मुश्किल है, बिल्कुल कट कर देती हूँ मैं। तो मेरा सिर्फ जन्म रीवा में हुआ, लेकिन मैं पली बड़ी झांसी में। तो झांसी यूपी में आता है, लेकिन बुंदेलखंड है चूंकि, तो बुंदेलखंड के वो है ना कि कुछ डिस्ट्रिक्ट्स एमपी और यूपी की हैं। तो मेरे फादर यूपी गवर्नमेंट जॉब में थे, डॉक्टर हैं पापा, तो उन्होंने स्पेशली झांसी पोस्टिंग ली थी मांग के कि ताकि, क्योंकि पता नहीं लोगों ने नाम, दतिया एक जगह है, वो मेरा ननिहाल है, एक टीकमगढ़ जगह वो मेरा ददियाल है, और ये दोनों जगह एमपी में है। तो मेरे पापा इसके पास रहना चाहते थे, तो झांसी इज वेरी क्लोज टू दतिया एंड टीकमगढ़ बोथ। तो ऐसे मेरा पूरा बचपन, मतलब मैं 5 साल की थी तब से झांसी से हमारा जुड़ा हुआ। मेरी माँ हमेशा बहुत प्रोग्रेसिव थिंकिंग वाली थी, क्योंकि वैसे तो ठेठ बुंदेलखंड में हमने घूंघट भी देखे हैं घर में, और बस लड़की की शादी करनी है वो वाला देखा है। और वहीं एक बच्ची की माँ कह रही है खाना वाना तो सीख जाएगी जब सीखना होगा, पढ़ाना है इसको, ये कुछ करेगी, ये किरण बेदी की तरह बनेगी। तो हमेशा मेरी माँ ना बड़ी रेवोल्यूशनरी बातें करती थी, तो बाकी लोगों को भी अजीब सा लगता था कि ये क्या ही हो रहा है इनके घर में। फिर मैं एक कंप्यूटर कोर्स कर रही थी। मैं जर्नलिज्म जरूर ये कहूंगी कि एक डेस्टिनी मुझे यहाँ खींच कर लाई, क्योंकि एक आजकल अब तो बहुत ही सब वर्ड्स आने लगे हैं, तो हमें समझ में आता है, लोग कहते हैं ना आप जो मैनिफेस्ट करते हो, और ये हमें छोटे में तो पता नहीं था कि किसी चीज को शिद्दत से चाहो, कुछ पता नहीं था। मुझे हमेशा ही पता था मुझे क्या नहीं करना है। तो पहले तो वो रैट रेस में कि पीसीएम पीसीबी, तो हम पीसीबी वाले थे, तो भाई पीएमटी के एग्जाम दो, तो 2-3 बार पीएमटी के एग्जाम दिए, नहीं हुए, तो जिंदगी में ऐसा लगा कि हमसे बड़ा फेलियर कोई नहीं है। उस फेज से गुजरी हूँ मैं। आज समझ में आता है कि शायद वो फेज डिप्रेशन रहा होगा, लेकिन हमें नहीं पता था कि हम डिप्रेशन में है क्या है। खैर वो हुआ, फिर ग्रेजुएशन की, तो मैं साथ में कंप्यूटर कोर्स कर रही थी। उसका फाइनल ईयर करने ये था कि मुझे दिल्ली आना है,
और आप सोचिए आज मैं इतने साल बाद यहाँ आई हूँ, मैं यहाँ ओल्ड राजेंद्र नगर में पीजी रहती थी, पूसा रोड पे एप्टेक का एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट था। हाँ। और मैं बस के पैसे बचाने के लिए, मुझे नहीं पता तब यहाँ से बस का कितना, लेकिन मैं पैदल जाती थी कितनी बार कि आज पैदल चलते हैं पैसे बचाएंगे, तो ये वाला फेज भी देखा। वो बस नंबर भी बता दीजिए अगर वो याद है वो तो। थी वो मालवीय नगर से ना 535 नंबर की बस चलती है, अभी चलती है क्या? तो वो मुझे मिलती थी कहाँ से पता है, ग्रीन पार्क वाली जो बिल्डिंग है ना, वो इंडियन ऑयल की। और मेरा एक मैं बीच में स्पिक मैके के लिए जॉब करती थी, तो वो शाहपुर जाट में था, वहां से भी ऑटो के पैसे नहीं होते थे, तो पैदल आती थी ग्रीन पार्क की बिल्डिंग के बाहर, वहाँ हौस खास से 535 नंबर बस मिलती थी जो मालवीय नगर से आती थी, या ओल्ड राजेंद्र नगर नहीं और आगे जाती थी शायद। तो वो बस पकड़ के, तो जब मैं यहाँ एप्टिक करने आई, कंप्यूटर कोर्स करने आई, और झांसी में मैं स्पिक मैके से जुड़ गई थी। स्पिक मैके के बारे में मालूम है आप लोगों को? एक सोसाइटी है जो कल्चर क्लासिकल म्यूजिक और सबके लिए काम करती है। तो जब दिल्ली आई तो भी उन लोगों से कांटेक्ट किया, तो एज अ पहले वॉलंटियर जुड़ी, फिर उन्होंने मुझे जॉब दी। सो आई वाज द फर्स्ट पेड एम्प्लॉय ऑफ स्पिक मैके आल्सो। अरे वाह। तो ये सब हो रहा था उस बीच 96 की बात है, दूरदर्शन में अचानक आई वाज पिक्ड अप। ये लोग दूरदर्शन वाले आए थे स्पिक मैके के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने। तो ऐसा होता ना, ये साउंड बाइट देगा, तब तो साउंड बाइट भी नहीं पता थी, आई वाज 21 इयर्स ओल्ड। तो डॉक्टर किरण सेठ हैं जो स्पिक मैके के फाउंडर, उन्होंने कहा रिचा से भी कुछ बुलवा दो। अब पता नहीं खड़े होकर मैंने क्या ही बोला होगा, बट ये था कि चूंकि झांसी से आई थी, घर में हिंदी का माहौल था, नाना जी कवि थे, मेरी माँ हिंदी पर बहुत ध्यान देती थी, तो मैंने कुछ तो बोला होगा। तो उनके कैमरामैन ने कहा बड़ी फोटोजेनिक है ये, अब बोल भी कितना अच्छा रही, हिंदी कितनी अच्छी बोल रही है। तो तब रमेश शर्मा जी हुआ करते थे, उन्होंने कहा कि कभी टीवी में कुछ ट्राई किया? मैंने कहा सर मैं तो नई नई आई हूँ झांसी से, मैं कि यहाँ किसी को जानती नहीं। तो उन्होंने मुझे उस जमाने पेजर होते थे, पेजर नंबर दिया। हाँ, वो ऐसे ऐसे लगाते थे। पेजर नंबर दिया कि आके मिलना। वो भी नहीं, उनको कॉल वॉल किया, 2-3 महीने भूल गई। फिर अच्छा सी हाउ डेस्टिनी, मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये सब आप सोचिए ना, सिर्फ ये मैं कहूँ कि मैंने बहुत किया, मैंने उसमें आने के बाद काम किया, मेहनत की, लेकिन मौका मिला ना तो मैं गई। मैंने उनको पेजर पे मैसेज भेजा, सर मैं कल आऊंगी। जब पहुंची तो वो थे नहीं, उनके असिस्टेंट थे। तो बोले आप गुलाबों पे कुछ एक लिख फिक लाइएगा, और ये है ऐसा है और ऐसा, आपको अंकुर करके गुलाबों पे, गुलाब फूल पे एक वो हाँ। अंकुर करके प्रोग्राम आता था गार्डनिंग पर, जिसमें हर संडे को आता था सुबह, और आप जैसे इस अब सीजन में क्या फूल लगाएं, तो आप एक कोई हॉर्टिकल्चर वाले से बाहर गार्डनिंग वाला था। तो नहीं, कृषि दर्शन खेती किसानी पे था। ये था कि आपके घर में गमले में आप आज सीजनल फूल क्या उगा रहे, अंकुर नाम था, संडे को सुबह आता था। तो मैंने कहा सर आपने मेरा ऑडिशन तो लिया ही नहीं। तो बोले नहीं, आपकी वो जो साउंड बाइट हम रिकॉर्ड करके लाए थे उसमें समझ में आ गया कि आपकी हिंदी अच्छी है, आप दिखना ठीक ठाक दिख जाएंगी, थोड़ा मेकअप वेकअप करके आइएगा। तो ऐसे करके मुझे दूरदर्शन में पहली बार 96 में 500 रुपए मिलते थे एक शूट के। और जाके वो इंटरव्यू करना होता था, जो भी कोई हॉर्टिकल्चर एक्सपर्ट होते, तो यहाँ सारी नर्सरीज होती थी ना, सुंदर नर्सरी, यहाँ हम लोग जाते थे। और पूसा भी आई थी ना उस जमाने में। तो ये शो मुझे मिल गया था 96 में। ये मैं लगभग 1 साल की अपनी शादी से पहले। फिर शादी हो गई, अजमेर चली गई, वहाँ अखबार में अप्लाई कर दिया, तो वहाँ अखबार में नौकरी लगी। तो ऐसे कर करके ना, उसके बाद 2001 में जब मेरी बेटी हो गई, उसके बाद मैं दिल्ली वापस आई हूँ स्ट्रगल करने। फिर दूरदर्शन से ही शुरुआत की, उसके बाद सितार वादक पंडित रविशंकर जी के यहाँ काम किया, और उनके यहाँ कह के किया कि मैं एक्चुअली करना तो कुछ मीडिया में चाहती हूँ, लेकिन और कुछ काम है नहीं। मुझे किसी ने कहा भाई तुम्हें पैसों की तो जरूरत है ही, तो कर लो, 4-5 हजार कुछ तो मिलेगा। तो पंडित जी के यहाँ काम करती थी। उसके बाद उसके 1 साल बाद मुझे, मतलब बीच में छोटे छोटे फ्रीलांसिंग के काम मिलते रहे, कभी दूरदर्शन से, फिर वर्ड ऑफ माउथ होता रहता ना कि अच्छा करती है। फिर 2002 में मुझे फाइनली जी न्यूज में जॉब लगी। तब से तो फिर तो चल ही रहा है। न्यूज एंकर बनी, पहले रिपोर्टर बनी, न्यूज एंकर बनी। लेकिन आपको एक बात बताऊं, मैं लगातार कह रही हूँ डेस्टिनी का गेम, लेकिन मुझे याद है जब मैं जी में भी आ गई, IBN 7 में आ गई, तो बहुत बच्चे इंटर्नशिप जैसे करते हैं ना दूरदर्शन में करते हैं, तो वो मुझे बताते थे कि मैम वो दूरदर्शन में रमेश शर्मा सर आपको बहुत याद करते हैं, बहुत बात करते हैं आपके बारे में। मैंने कहा, तो मैं पूछती थी क्या बात करते हैं, तो बोले कि हम सबको कहते हैं कि सीखना है तो उससे सीखो। मैं उसको कहता था 7:45 बजे आना, तो वो मैं उससे कहता था 8 बजे आना, तो वो 7:45 बजे मेरे कैबिन के बाहर, जब ताला भी नहीं खुला होता था, तब वो आके खड़ी होती थी। और बोले तब उसका ही पंक्चुअलिटी देख के मैं कहता था ये लड़की एक दिन बहुत आगे जाएगी। तो ये है, आपको अगर किस्मत मौके भी देती है, लेकिन अगर आप उस मौके पर मेहनत ना करें, आप मतलब मैं ये नहीं, मुझे चांसेस मिली, मुझे जिंदगी लाइफ तो मिला, किसी ने दिया ना, मेरे बॉस ने मुझे कहा कि आप जिंदगी, वो मेरे किसी कॉलीग को भी मिल सकता था, उन्हें कुछ लगा कि कर सकते, लेकिन कोई कहे कि मैंने जिंदगी लाइफ लेने के बाद मेहनत नहीं की, वो नहीं हो सकता। वो नहीं, मैंने 10-10 12-12 घंटे बैठ के ऐसे इंटरव्यूज किए। हम लोग एक दिन में 2 शूट करते थे, और एक शूट 4-4 5-5 घंटे चलता था।
बहुत और मुश्किल। इतनी रिसर्च लिखना, जब अभी इनको बता रही थी कि मेरे बॉस इतना डांटते थे, 5-5 6-6 बार मेरी स्क्रिप्ट में फेंक दिया करते थे, क्या बकवास लिख के लाई हो, क्या मैं और कई बार रो पड़ती थी, लेकिन मैं लिखती रहती थी जब तक बॉस खुश ना हो जाए। तो मौके दिए, किस्मत कहिए, ईश्वर कहिए, लेकिन हाँ फिर उन मौकों का इस्तेमाल किया। आज यहाँ आपके सामने बैठी हूँ। तो ऐसे ना 3 बातें तो हमें समझ में ये आ छोटा गई। आंसर नहीं होता मेरा कोई। नहीं नहीं मैम, छोटा चाहिए ही नहीं हमें। हमें 3 बातें तो समझ में आ गई कि अगर आपके पास ट्रैवलिंग के पैसे नहीं है तो आप एक दिन फेमस जरूर हो जाएंगे। पैदल जाइए। पैदल चलना सीख लीजिए। दूसरा मैम ये सवाल है कि मैम शादी कैसे हुई? शादी एक्चुअली लव अरेंज्ड मैरिज थी। तो अनिरुद्ध और मैं दोनों झांसी में ही थे और दोनों के फादर्स डॉक्टर्स हैं। एक ही हॉस्पिटल में पापा और मतलब अब बाबा मेरे जो है ससुर वो काम करते थे। तो अनिरुद्ध ऐसा कहते हैं कि उन्हें लव एट फर्स्ट साइट हुआ था, मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो मैंने बहुत बाद में जाके हाँ बोला था। तो बस मतलब शादी में ऐसी कोई वो अड़चन वाला चक्कर वो सब कुछ नहीं था, बिकॉज द फैमिलीज न्यू ईच अदर। थोड़ा कल्चरल मतलब कोई थ्रिल नहीं था। हाँ, कोई थ्रिल नहीं था। और नहीं, इस मामले में एक बात बताऊं, मैं लड़कियों से मैं कहना चाहती हूँ कि जब मैं पहली बार ऐसा थोड़ा सा एक बहुत छोटे शहर में होता है ना, फैमिलीज को जब पता भी चल गया तो कहा गया कि खबरदार बाहर घूमते टहलते दिख गए, क्योंकि झांसी छोटा शहर, ऊपर से आपके फादर्स डॉक्टर्स, सब लोग आपको जानते हैं। तो एंड आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट 92 93 तो ये सब एकदम वो स्ट्रिक्ट था। फिर मेरी माँ ने एक चीज कही थी कि जब तक तुम अपनी पहली तनख्वाह, चाहे तुम कुछ भी करोगे, लेकिन पहली तनख्वाह हमारे हाथ में नहीं रखोगे, हम तो शादी नहीं करेंगे। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मैं आजकल आपको इतनी प्रोग्रेसिव माँ शायद ना मिले जो कहे शादी कर लो। मेरी माँ ने उस जमाने में कहा था 93 में, पहले हमें पैसा कमा के दिखाओगी तुम कि तुम अपने पैरों पे खड़ी हो गई, तब तुम्हारी शादी करेंगे। बहुत जरूरी चीज है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज जो मैं आज, क्योंकि आज मैं भी एक बेटी की माँ हूँ, देखिए हम लोग ना इस एज में सोचते हैं अरे पेरेंट्स ये पेरेंट्स वो, फिर आप माँ बाप बनते हो। मैंने पता है उस जमाने में, आज जो मेरे हस्बैंड उनसे क्या कहा था, मैंने कहा देखो सब ठीक है, अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट नहीं जाऊंगी, ठीक है, ये सब एक्सपेक्ट मत करना कि कोर्ट मैरिज कर लो, घर से भाग जाओ। मैं कहा ये सब कुछ नहीं करूंगी मैं। अगर मेरे पेरेंट्स ने मना कर दिया तो फिर मना, अपनी मत कहना कि लड़की ने धोखा दे दिया। एंड आई वाज ओनली 18 व्हेन आई सेड ऑल दिस। मैंने कहा आई विल नॉट डिच माय पेरेंट्स। और मैं ये बच्चों से हमेशा कहती हूँ ठीक है, बहुत सब कुछ अच्छा है, प्यार व्यार है। और मैं आज इसलिए नहीं कह रही हूँ कि आज मैं एक बच्ची की माँ हूँ, जब मैं खुद एक बच्ची थी 18 साल की, तब भी मैं ये मानती थी नो वन कैन रिप्लेस योर पेरेंट्स, नो वन। तो ये गलती कभी भी जिंदगी में, मतलब आप लोग यहाँ बैठे हो और जो देख रहे, मैं हमेशा कहूंगी यंगस्टर्स को, पढ़ाई पे फोकस करो, करियर पे फोकस करो, एंड थिंक अबाउट टेकिंग केयर ऑफ योर पेरेंट्स। दैट शुड बी योर टॉप प्रायोरिटी। जब कोई ऐसा मिले जो आपको इस पूरे पैकेज के साथ स्वीकार करे, हाँ, तब मैं स्पेशली लड़कियों के लिए कहती हूँ कि होता है ना, माँ बाप को छोड़ दिया और भैया 22-25 साल पाला है उन्होंने आपको, आप उनको छोड़ के किसी के साथ भागना नहीं, बहुत पछताओगे। तो ये था मैम, मुझे तो लगता है टेस्ट ही है। मतलब मैं तो हमेशा कहती हूँ, जैसे कोई बच्चा कहता भी है ना, मैंने कहा यार एक बार इमेजिन करो, पता है कितनी बार तुमने जगाया होगा अपनी माँ को। मेरा बेटा 3 साल का है अभी, मतलब रात को कितनी बार जगाता है, कितनी चीजें ऐसी है कि आपको गुस्सा भी आएगा लेकिन आप गुस्सा कर नहीं सकते। और जिस तरह से उन्होंने हमारी केयर करी है, बस मतलब हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कोई और व्यक्ति उतनी पेशेंस के साथ 1 साल भी हमारी केयर कर सकता है। इसलिए ये क्लैरिटी मुझे 18 साल की उम्र में भी थी कि मैं भागूंगी नहीं, इसलिए कोई थ्रिल नहीं था, मेरी शादी में आराम से हो गई, कोई टेंशन नहीं हुआ। ऐसे ही किया, मतलब आई एम अ जैन, माय हस्बैंड इज अ ब्राह्मण, लेकिन मैंने जैन कंटिन्यू किया ना। अब तो करती हैं लड़कियां, अब करती हैं। मैं वही बोल रही हूँ कि उस जमाने में ना, जब लड़ना पड़ता था अपनी चीजों के लिए छोटी छोटी ना, तो एक मैंने बहुत अच्छा कोट पढ़ा था जो मुझे लगता है अब हम क्या था कि वी आर daughters of the grandmothers, the witches that you could not burn। क्योंकि जब औरतें बहुत क्रांतिकारी बातें करती तो कह रहे चुड़ैल इसको जला दो, जिनको आप जला नहीं पाए उनकी औलादें हम हैं। तो हम, मेरी नानी मुझे बड़ी रेवोल्यूशनरी लगती है, मेरी माँ इतनी, मेरी नानी एज प्रिंसिपल रिटायर हुई, शी इज 95 टुडे, बट आज भी वो अखबार पढ़ती हैं। आप उनसे जाके बात कीजिए। भी मैं बीच में गई थी तो उन्हें सब पता था कि अयोध्या में राम मंदिर की क्या तैयारी चल। मैं कहा नानी कहाँ पढ़ा, कैसे पता, अखबार में पढ़ा, 95। So my mother was very progressive, हमेशा थिंकिंग में कि लड़की ऐसे हो। तो मुझे लगता है प्रोडक्ट तो ऐसा आना ही था, वही बस वही। मैंने अपनी बेटी को बहुत शुरू में, आपको पता है क्या सिखाया था, कोई कुछ बोले तो थप्पड़ मार के आना। हमारे घर में किसी ने भी ना मुझे सिखाया गया कि नजरें नीचे करके जाना, ना हमने अपनी बेटी को सिखाया नजरें नीचे करके, तो थप्पड़ मार के आना। आज भी सबको बताई देते हैं नजरें नीचे करके नहीं जाना। सर उठा के जियो यार, क्या डरना किसी से। तो मैम, जब आपकी जैसे शादी हो गई
तो शादी होने के बाद बड़े सारे ना लाइफ में चेंजेस आ जाते हैं। हाँ। जैसे ऐसा होता है ना कि अचानक से दुनिया सी बदल गई, अब करियर, मदरहुड के बाद ज्यादा होता है, लेकिन जैसे अब करियर के लिए एक हो गया कि आप जैसे अजमेर शिफ्ट हो गए, तो ऐसा क्या, मतलब ऐसा कहीं भी महसूस हुआ कि कहीं चॉइस करनी पड़ रही है फैमिली और करियर के बीच में? नहीं, एक्चुअली क्या हुआ मेरे साथ, ये उल्टा था कि यहाँ मैं कहूँगी थोड़ी ब्लेस्ड हूँ। जैसे मेरे हस्बैंड ने कहा तुम दिल्ली में रहती रहो, तुम, क्योंकि somehow उसने कहा कि तो क्योंकि उसकी मदर टीचर रही हैं, तो ही सीन अ वर्किंग मदर, होता है ना। अच्छा। और इनफैक्ट हिज मदर हैड टू गिव अप बाद में अपना जॉब वगैरह बच्चे पालने के लिए, तो इसको लगता था कि नहीं तुम मत करना, क्योंकि सारी औरतें फिर 40 में जाके फ्रस्ट्रेट होती हैं, फिर तुम मेरा सर खाओगी कि मैं देखो नौकरी नहीं कर पाई। तो कहता था भाई अभी कर लो तुम्हें जो करना है। तो वो चीज नहीं थी, तो मैं अपनी चॉइस से ही अजमेर गई थी। फिर अजमेर में भी अखबार में काम किया, तो एक नया लर्निंग एक्सपीरियंस हुआ। तो मैं हमेशा कुछ ना कुछ करती रही। और यहाँ जब वापस दिल्ली आना था, तब भी बहुत सारे लोग ना धक्का देने के लिए थे। मुझे कई बार लगता है कि आप जब अपनी जिंदगी में सुस्त होने लगते हो ना, तो बहुत सारे लोग आते हैं आपको पुश करने। मेरे फ्रेंड्स, क्या है ये तो ऐसे हाउसवाइफ होम मेकर बन के बैठ गई है, इसमें तो कैपेसिटी, ये कुछ कर सकती, कर कैपेबिलिटी है, करती। मेरी माँ भी पुश करती थी, अनिरुद्ध भी कहते थे कि अरे भाई कुछ करो। तो ये नहीं था किसी को कि किसी को पैसे चाहिए थे या कुछ था, बट सबको ये था कि नहीं ये इतनी लेट बैक कैसे हो गई, शी सपोज टू वर्क। तो आप सोचो ना, मैं 8-9 महीने की बच्ची को लेके नोएडा दिल्ली आती हूँ। नोएडा में आई थिंक इतना कमरा, और इसके बाद छोटा सा एक वो पैंट्री की स्पेस, इतने कमरे में। फिर मैंने कहा कि लेकिन फिर इशिता को कौन पालेगा क्या? तो माँ ने कहा हाँ मैं तुम्हारे साथ। सो माय मदर वाज द ओनली वन हु स्टूड बाय मी दैट टाइम। शुरू में मेरे हस्बैंड पैसे वैसे भी भेजते रहे, बोले तुम चिंता नहीं करो, तुम करो स्ट्रगल, तुम अपना स्ट्रगल करो। तो 1 साल बहुत स्ट्रगल रहा, मतलब हम ये देखते थे कि बस अगले महीने के लायक पैसे हैं या नहीं है। और हाँ, इतने छोटे से घर में करके और काटा और करना था। जब तक जी में जॉब नहीं लगी तब तक तो बहुत बहुत दिक्कतें थी। लेकिन मेरी माँ ट्यूशन भी पढ़ा रही थी उन दिनों। मेरी माँ ने तो कुछ दिनों वो टिफिन सप्लाई का भी काम किया। 5-10 लोग जैसे पीजी रहते हैं ना बच्चे, उनको टिफिन, ऐसे करके हमने खर्चा चलाया। थिंग्स वर नॉट इजी, बट किया। दिस इज अ लेसन फॉर लॉट ऑफ पीपल, क्योंकि पता है मैम, जब लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं ना, उस वक्त पे ना बड़ी एक नेगेटिव फीलिंग के साथ करते हैं कि मैं हमेशा बच्चों को बोलती हूँ कि जब स्ट्रगल कर रहे हो ना, तो सोचो कुछ बड़ा होने वाला है, एंड एंजॉय दैट स्ट्रगल ऑल्सो। क्योंकि ये जो स्ट्रगल्स होते हैं ना, हमने मैम का फेमस वाला चेहरा देखा, कहीं जाती हैं तो लोग पहचानते हैं, ये देखा, लेकिन जो वो स्ट्रगल था, जब ये पता नहीं था, गार्ड भगा देते थे। बाद में जब नौकरी लग गई तो मुझे कहती थी भैया पता है मुझे बाहर, मैं रिक्शे से आती थी, बायोडेटा लाइए, नहीं लाए, वापस जाइए, फिर बायोडेटा यहीं रख दीजिए, बाहर जमा कर दीजिए, अंदर नहीं घुसने देते थे वही गार्ड्स। बाद में जॉब लगी तो जाते थे ना उसी में ऑफिस में, फिर जाते थे। और फिर मैम 1-2 बार तो सलाम भी मिल गया होगा। नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट पता नहीं आप लोगों में से किसने मेरा वाला इंटरव्यू देखा है नहीं, जब मैं ये बता रही हूँ ना कि मैं शाहपुर जट से पैदल ग्रीन पार्क वाली बिल्डिंग इंडियन ऑयल तक जाती थी, तो रास्ते में बच्चन साहब का बंगला पड़ता था। और मैं आज भी, मतलब अब तो बच्चन साहब से मिल चुकी हूँ, सब कुछ हो चुका है, तो वहाँ भीड़ खड़ी थी। तो मैंने कहा यहाँ भीड़ क्यों? आप सोचो ना, एक छोटे शहर की लड़की आई है, तो उन्होंने कहा अरे बच्चन साहब आने वाले हैं यहाँ, बच्चे तो उनको देखने के लिए भीड़ खड़ी हुई है। ये बात है 2000 क्या साल था, 96, सॉरी, तो शादी से पहले की बात बता रही हूँ ना, 96 में। और मैं खड़ी हो गई, फिर मैंने कहा अमिताभ बच्चन से ऐसे थोड़ी मिलना है, अमिताभ बच्चन से तो ऐसे मिलेंगे, ऐसे वन ऑन वन मिलेंगे। हाँ, तब तक ना जर्नलिज्म पिक्चर में था, क्योंकि स्पिक में मैं नौकरी कर रही थी, कुछ था ही 96। और ये मेरा एग्जैक्ट सपना 2004 में पूरा हुआ। 4 मार्च 2004 में मनाली में उनसे मिली, ऐसे बैठ के मैंने उनका इंटरव्यू किया। ठीक 8 साल बाद दैट मैनिफेस्टेशन टुक प्लेस। हाँ, दैट वर्कड। तो इसलिए जब ऑटो के पैसे नहीं थे, पैदल जा रहे थे, तब भी सपना ये देखते थे कि अमिताभ बच्चन से मिलेंगे एक दिन, वन ऑन वन। ड्रीमिंग बिग इज इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड देन वर्क टुवर्ड्स इट। ऑफ कोर्स मतलब सपना तो सपना ही है ना, उसके ऊपर काम तो करना ही पड़ेगा। तो मैम, अच्छा, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि वर्किंग वुमेन जो होती है ना, उसके पीछे एक पूरी फैमिली होती है। मैं हमेशा कहती हूँ कि एक सक्सेसफुल लड़के के पीछे एक सक्सेसफुल वाइफ हो सकती है, लेकिन एक सक्सेसफुल लेडी के पीछे फुल फैमिली होती है। देयर कैन नॉट बी जस्ट वन पर्सन, है ना। मैं भी अब आती हूँ, लेक्चर लेती हूँ, तो पीछे मेरी मदर इन लॉ, मदर, फादर, सब बच्चे का ध्यान रखते हैं, सब करते हैं, तभी ये पॉसिबल भी है। मेरी बेटी को तो मेरी माँ ने पाला। इनफैक्ट तब जी में मुझे याद है, और भी सब हम लोग सब साथी थे, श्वेता, अंजना, हम लोग सब कॉलीग्स थे, एक सोनिया सिंह। तो
वो लोग दूसरे लोग मेरे कहते थे यार अपनी अम्मी को बोलो ना हमारे हम सबके बच्चों के लिए भी क्रेच खोलना है आंटी। क्योंकि मैं जितनी रिलैक्स रहती थी, अगर लेट नाइट न्यूज है 2 बजे तक, रात 2 बजे तक बुलेटिन पढ़ती थी, तो मुझे ये नहीं सोचना पड़ता था कि मेरे बच्चे ने खाना खाया नहीं खाया। और सबसे अच्छी बात है मेरी मदर ने जो किया ना, वो कई बार कहते हैं ना नानी दादियां बिगाड़ती हैं, ना ना ना, अगर हम पिटे तो हमारी बेटी भी पिट गई। तो मतलब इन द सेंस माय मदर रेज्ड हर विद द सेम स्ट्रिक्टनेस जिससे उन्होंने मुझे पाला था, जो डिसिप्लिन है कि 9:30 बजे लाइट बंद हो जाएगी तो हो जाएगी, इसके बियॉन्ड तुम नहीं जागोगी। तो मेरे जैसे ही डिसिप्लिन में वो पली बड़ी है। माय तो हाँ, गुडनेस। उतनी ही स्ट्रिक्ट वो उसके साथ भी रही, तो मैं और रिलैक्स थी। नहीं तो मुझे लगे अरे यार वो उसको और बिगाड़ देंगी, लाड़ लाड़ प्यार है, लाड़ है, सब कुछ है, बट जो डिसिप्लिन है वो है। So mothers are the best. बेस्ट बेस्ट। उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल। मैम फिर जी न्यूज़ कैसे हुआ? जी क्या हुआ था ना, मैं एज आई सेड फ्रीलांसिंग कर रही थी 2001 में जब आ गई, तो एक तो दूरदर्शन में तो वापस काम मिलना थोड़ा सा, वही 500 रुपए पे इवनिंग लाइव शो होता था एक थर्सडे, अभी भी वो तो शायद अभी भी आता है इवनिंग लाइव शो, हर दिन की अलग टीम होती है, तो मुझे थर्सडे इवनिंग लाइव शो मैं करती थी। फिर वो करते करते आई थिंक किसी ने कहीं रेकमेंड किया तो मुझे कोई स्पोर्ट्स का शो मिलने लगा, फिर वो अचानक रैंडम बंद हो गया, फिर मुझे ईटीवी उर्दू पे एक शो मिला। अब तो मुझे इतना याद भी नहीं है और डिजिटल का जमाना नहीं था, तो मेरे पास कुछ है भी नहीं है, मतलब लिटरली कोई फुटेज भी नहीं है मेरे पास। ईटीवी उर्दू पे मैंने एक शो शुरू किया और वो नया शो था, करियर बेस्ड था, तो मतलब कि मैं उस करियर में किसी एक नामी पर्सन का इंटरव्यू करूंगी, फिर एक करियर काउंसलर से बात करूंगी। वो शो की फॉर्मेट थी, तो मुझे याद है उस समय जर्नलिज्म में मैं दीपक चौरसिया का इंटरव्यू करने आई थी, ये सब किया। और क्या हुआ, वो शो अच्छा चल गया, अच्छा स्टैब्लिश हो गया। अगले सीजन में उन्होंने, उस जमाने में मिस इंडिया बनी थी मनप्रीत बरार, अगर आपको किसी को याद हो, वो शो उनको दे दिया। तो स्ट्रगल का टाइम आप सोचिए कैसा लगता है। मुझे अभी भी याद है, मैंने पीसीओ से ना अपने हस्बैंड को फोन किया, मैं रोने लगी। मैंने कहा मैंने तो इतना अच्छा किया इनके 13 एपिसोड, और अगले सीजन में ही सेड अ वेरी नाइस थिंग, ही सेड ये सोचो ना कि यू आर नोबडी, लेकिन तुम एक शो को इस लेवल तक लेके आई कि अब उसको आगे बढ़ाने के लिए उन्हें मिस इंडिया चाहिए पड़े हुए है। ऐसा हाँ, ये बहलाने के लिए दिल को ठीक है, लेकिन मेरे हाथ से काम चला गया इन द सेंस की, तो वो कि ऐसे तो क्या होता है हर जगह ना कोई लोग होते हैं जो रेकमेंड कर देते हैं, कहीं हो सकता है कहीं प्रोड्यूसर हो, कहीं कोई कैमरामैन हो कि अरे वो एक लड़की है ठीक काम कर रही है, अच्छा है तो कहीं ना कहीं तो चमकेगा ही। तो जिनके लिए मैं स्पोर्ट्स करती थी उनकी वाइफ जी में थी, मुझे याद है अलका जी, तो जी में कुछ इंटरव्यूज हो रहे थे, तो मेरे पास फोन आया, तब मैं पंडित रविशंकर के यहाँ थी, तो वहाँ इंटरव्यू देने गई मैं, और 3-4 लोगों ने खूब इधर के खूब सारे सवाल पूछे, हो गया तब, बट लेकिन तो 2002 अगस्त में मैंने जी ज्वाइन किया। और जैसे मैं आपसे पहले भी पूछ रही थी, आज मैं ऑन स्क्रीन पूछ के आप पे दबाव बना ही देती हूँ, किताब कब आएगी? किताब मैं उन लोगों की जिंदगी पे लिखना चाहती हूँ जिनके मैंने इंटरव्यूज किए। हाँ, मैं चाहती हूँ कि एक बहुत इंस्पिरेशनल किताब होगी वो तो। एग्जैक्टली क्योंकि जैसे लोगों से क्योंकि क्या है ना, सब इंटरव्यूज देखना एक बहुत समय लगेगा, लेकिन एक किताब अगर आ जाती है ना तो उसको पढ़ा जा सकता है, उसमें अंडरलाइन किया जा सकता है, और मतलब आई एम स्टिल ओल्ड स्कूल, मुझे अभी भी किताबें पढ़ने का शौक है। नहीं, और जिंदगी लाइफ के सारे इंटरव्यूज एक्चुअली उस समय यूट्यूब ये सब इतना था नहीं, वो तो न्यूज चैनल का था। मेरे पास सबकी सीडीज हैं, लेकिन सब हमने भी अपलोड नहीं किए हैं, तो सब कुछ है नहीं वहाँ पे। जिंदगी लाइव बहुत बड़ा एक वो है, वो नहीं है, इसीलिए तो किताब की बात चल रही है। लिखनी चाहिए मुझे, मैं जानती हूँ, बट और मुझे लगता है उसके वॉल्यूम्स निकलेंगी। नहीं, बट बहुत सीखा, जिंदगी लाइफ ने मुझे बहुत बदला। मतलब मुझे नहीं लगता कि मैं 2007-8 में जिंदगी लाइफ शुरू हुआ था, 7 में वो वाली रिचा आज आपके सामने बैठी है। 17 साल की जर्नी मेरी, क्योंकि अगर मैं सिर्फ न्यूज ही पढ़ती रहती तो शायद हाँ वो उतना चेंज मेरे अंदर नहीं आया होता। बट मैंने वाई मी कहना छोड़ दिया कि मेरे जीवन में कोई दिक्कत है तो मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। ये बहुत हम सबका पेट डायलॉग होता है, ये भगवान मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, तो भाई किसके साथ होना चाहिए? मतलब आपके साथ ना हो तो किसके साथ हो, ये कहना छूट गया मेरा। नीतीश कटारा की माँ ने कहा था जब जिनके बेटे का मर्डर हुआ था कि जब मेरी जिंदगी में बहुत सुख था तब तो मैंने नहीं कहा वाई मी। तो ऐसे ना किसी गेस्ट ने कोई एक ऐसी बात बोल दी कि रिचा अंडर ट्रांसफॉर्म हो गई। उस प्रोसेस में मैं इवॉल्व होती चली गई। बहुत अच्छा एवोल्यूशन भी। अच्छा मैम, आपने बहुतों को रुलाया शो पे, है ना? बहुत लोग रोए, हम लोग स्क्रीन पे देख देख के रोए, और मेरी मदर तो मैंने आपको बताया कि आपकी बहुत बहुत बड़ी फैन है, और वो मतलब देखती थी वो शो बड़े ना एकदम चाव से, और रोती भी थी। तो आप किस किस एपिसोड पे रोए? ऐसे कौन से इंस्टेंसेस हैं जब आपको याद आया हो कि किसी से आप मिले उस शो पे और आपको लगा हो कि यू गॉट इमोशनल? कई बार रोई, मुझे याद है मैं सबसे ज्यादा रोई थी, सबसे ज्यादा तो नहीं, मैं 84 राइट्स वाले में पूरे में तो मैं ठीक रही जब विक्टिम से बात हो रही है,
जिंदगी लाइफ का फॉर्मेट होता था ना, ऑडियंस में भी करीब 80-100 लोग होते थे, और कई बार ऑडियंस नॉर्मल लोग होते थे, कई बार जैसे कई बार तो मीडिया इंस्टीट्यूट्स के बच्चे आ जाते हैं। इससे रिलेटेड कहानी बाद में बताऊंगी, मुझे याद दिलाते हैं जाकिर बोलना। तो उसमें क्या था कि उसमें जिनसे मैं बात कर रही थी और ऑडियंस में भी सारे 84 राइट्स के विक्टिम्स थे, यही सब रेफ्यूजी कॉलोनी जो। शो खत्म हो गया, थोड़ा बहुत इमोशनल ऑब्वियसली मैं होंगी, भाई कोई बेटी कह रही है मेरे सामने मेरे पिता को जिंदा जलाया, आपको हल्का सा हो गया। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, देखिए मेरे अभी लास्ट में ना कुछ ऑडियंस से कुछ कुछ बोलना था, तो किसी ने अपना बताया, एक लेडी ना एकदम छाती पीट पीट के रोने लगी, बोली मेरे सामने मेरे बेटे को जिंदा जलाया है, ये है वो है। और फिर उन्होंने एक लाइन कही, ये मुझे याद है, हमने 84 राइट्स के 25 साल बाद, तो हमने 2009 में ही एपिसोड किया था, ये है आई थिंक एपिसोड। उसने कहा बेटा 25 साल में किसी ने नहीं पूछा, आज तू पूछ रही है, मेरी उम्र तुझे लग जाए। और जो मेरे मतलब फिर मुझसे ना समथिंग हैपेंड, बहुत लोग वहां सब एकदम से, बिकॉज जिस तरह से उनका दर्द निकला ना कि 25 साल में आज तक कोई दुख पूछने ही नहीं आया, मेरा बेटा जला दिया मेरे साथ, मेरे हाँ उसने कहा मेरे घर में कोई दिया जलाने वाला नहीं है, मुझे कोई अग्नि देने वाला कुछ है ही नहीं कोई। उस दिन मैं एकदम से फूट गई। एक बार हमने 2 बार हुआ था बच्चों की सुसाइड पे एपिसोड के, वो सबसे पेनफुल होता है, बहुत पेनफुल होता है। एक बच्चे का ऑडियो चला, जिस बच्चे ने ना ऑडियो रिकॉर्ड, स्कूल वाले या इंस्टीट्यूट कहीं जहाँ वो पढ़ता था, वहाँ फीस में फादर थोड़े गरीब थे तो भेजने लेट हो रहे थे, वो लोग वहाँ उसको परेशान करते फीस के लिए। तो उसने रोते रोते ऑडियो में से उसने जहर खाया, उसके बाद उसने ऑडियो रिकॉर्ड किया, वो ऑडियो रिकॉर्डिंग हमारे पास आ गई थी, वो हमने शो में चलाई और मेरा तो उस दिन हाल खराब हो गया। और उसके पेरेंट्स मेरे बगल में बैठे हुए हैं, वो सुन रहे हैं। एक वो हुआ था, और एक हमने किया था आईआईटी के बच्चे, जब बीच में बहुत हो गया था आईआईटी में सुसाइड्स, आईआईटी में, तो हमने कहा था कि उसमें मैंने कहा जिस परीक्षा को देश की वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स कहते हैं, उसमें जाता है बच्चा, इतना होशियार माना जाता है आजकल सब जगह, तो उस बच्चे ने सुसाइड किया था। लेकिन उसकी माँ ना बहुत ऐसे हार्ड सी बैठी थी, ऐसा लग रहा था जैसे होता ना उनके हस्बैंड भी बार बार उनको कह दे रहे थे नहीं मतलब होता है रो मत। हाँ। अच्छा, मुझे लगा शो खत्म हो गया, तो मैं बस ऐसे उठी, एज अ मदर उठी, मैंने उनको गले लगाया, और उसके बाद तो जो रोई है, मेरा तो पूरा से काजल मेकअप सब, मुझे पता नहीं था शो रोल हो रहा था, वो कैमरा रुका नहीं था। वो फिर हम लोगों ने, फिर मेरे बॉस ने कहा इसी से शो हम खत्म कर देंगे, और दोनों बस गले लग के फूट फूट के रोए जा रहे। नहीं पता, ये एक मैम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आजकल। आप कोटा का हम लोग इतना सुनते हैं कि मतलब किस बात के लिए इतना प्रेशर, किस बात के लिए इतना प्रेशर। सोचो मैडम ने इतना प्रेशर लिया होता तो, या किसी भी, कितने सारी पर्सनालिटीज हैं जिन्होंने कभी किसी एग्जाम को नहीं देने की कोशिश करी, लेकिन आज दे आर एक्सट्रीमली सक्सेसफुल। मुझे लगता है 10th के मार्क्स, 12th के मार्क्स, अभी जब 10th का रिजल्ट आया उस दिन बोर्ड का, तो मैंने उस आते ही तो अब आ गई ना सुसाइड की खबरें आनी शुरू हो गई। आप देखिए उस दिन मैंने एक फेसबुक लाइव किया कि क्या इससे तय होगा हमारा भविष्य, कोई मतलब ही मेरी तो भतीजी ने किया, उसके हिस्ट्री में अच्छे आए, मैथ्स में उसकी मेरी वाली हालत है कि बस पास हो जाओ बहुत है, तो हम उसको ये कह देंगे कि खराब है, क्या है, उसको आगे मैथ्स नहीं पढ़नी। और जब वो कुछ बन जाए, आज मुझे क्या अपने 10th के मार्क्स याद हैं, आज के मुझे अपने 12th के मार्क्स याद हैं, एंड कैन मतलब आई डोंट नो वेदर आई शुड बी सेइंग इट, क्लास की बहुत होशियार लड़कियों से कुछ से मैंने बेटर भी किया है, कुछ जो मुझसे भी पीछे थी उन्होंने वो मुझसे बेटर कर रही होंगी, किसी को नहीं पता कोई भविष्य में क्या करने वाला है। अपनी रेस है, सबकी अपनी रेस है, अपनी हाँ अपनी जर्नी है, उसको तय कीजिए अपने हिसाब से। किसी की जर्नी किसी और से कंपेरेबल ही नहीं है। ये हमारा दिमाग है जो हम है ना वो माया जाल बुनते रहते हैं अपना ही अपना ना, कि खुद ही कंपेयर करते रहते हैं उससे, इससे, 4 लोगों से, जबकि कोई कंपेरेबल है ही नहीं। वैसे थैंकफुली मेरे घर में ये सब प्रेशर नहीं थे मेरे ऊपर पढ़ाई का। तो मेरी बेटी इनफैक्ट जब उसका 10th बोर्ड था ना, तो मैं मतलब उसको कहती थी कि मेरे फ्रेंड्स कहते हैं कैसी माँ है तुम्हारी, मैंने अपनी बेटी के लिए कार्ड बनाया, मैंने कहा आई डोंट नीड अ रिपोर्ट कार्ड टू टेल मी यू आर ए स्टार, यू आर एंड यू विल ऑलवेज बी माय स्टार। तो वो जब स्कूल गए उसने फ्रेंड्स को बताया, वो फ्रेंड्स सब डांट खा के आ रहे थे माँ बाप से कि अच्छे से करना। बोले यार कैसी है तुम्हारी माँ यार, वो ऐसे बोल रही है कि शी डजंट नीड अ रिपोर्ट। तो हमने अपने बच्चे, हम ऐसे ही पालते हैं अपने बच्चों को घर में। नहीं मैम, मेरे पापा भी ऐसे रहे हैं। मेरे पापा तो पता क्या करते थे, पापा से तो अभी आप मिले ना, कि जैसे 10th का एग्जाम भी था हमारा, बोर्ड वगैरह का, तो मैंने बहुत पढ़ लिया यार, अब और कितना पढ़ेगी, तो छोड़ ना, एक काम करना, आजा। उस वक्त पे ना कशिश करके कोई सीरियल चला करता था। आजा ना थोड़ी देर ये देखते, आजा सीरियल देखेंगे, या फिर घूमने चलते हैं, चल ना वॉक पे चलते हैं। मेरी मदर ने भी कभी कोई प्रेशर नहीं, मतलब इसीलिए नंबर भी कोई बहुत खास नहीं आए हैं। अरे आइए डॉक्टर बन गए, आईएएस बन गए, और कितने नंबर चाहिए भाई। लेकिन अरे मतलब आजकल तो वो जो देखती हूँ ना मैं, हमारे यहाँ जो अभी बच्चे एडमिशन ले रहे हैं बीए में, तो बच्चे एडमिशन 96%,
हाँ ये तो हम 97%। मैं उनके नंबर देख के मेरा मतलब मतलब आंखें याद है। चुंधिया जाती हैं। 97%, मतलब सिर्फ 3 ही चीजें गलत करी है ना, 3 ही % की गलती हुई होगी। इतने तो राइटिंग में निकल जाते हैं। ये हमारे ये था कि हमारे सामने टॉपर्स के आते थे 80 85, हम 68 से 75 के बीच के ब्रैकेट में रहते थे और हम खुश थे उसमें, क्योंकि मुझे तो गाना भी गाना होता था, मुझे तो डांस भी करना होता था, मुझे थिएटर भी करना है। सो एक्स्ट्रा करिकुलर में मैं कह सकती हूँ थ्रू आउट माई चाइल्डहुड, थ्रू आउट माई स्कूल लाइफ, कोई स्कूल में ऐसा इवेंट नहीं रहा जिसमें ऋचा बादल स्टेज पे ना हो, आप कुछ भी करा लो। तो हम उस तरह की वैरायटी थे, तो हम पढ़ भी साथ में हम पढ़ भी लेते थे। साथ में पढ़ लेते थे। आजकल मैम मैंने सुना है एक आपका जो स्कूल का इनिशिएटिव है, उस पे मैं जरूर बात करना चाहूंगी, ये क्योंकि दैट इज आल्सो क्लोज टू योर हार्ट एंड माय हार्ट आल्सो। वेरी वेरी क्लोज। आप उसके बारे में बताएं। वो मैं सच बताऊं तनु, क्या होता है ना, आप जैसे अपने करियर में कुछ अचीव कर लेते हो, जैसे मैंने न्यूज एंकरिंग, और आजकल तो मैं देखती हूँ जैसे एंकर्स एक एक बुलेटिन करते हैं ना। मैं जब न्यूज पढ़ रही थी, आप लोग बिलीव करोगे, मैं शाम को अगर 6 बजे बुलेटिन पढ़ती थी ना, तो 7 की भी मेरी होती थी, 8 की भी मेरी, 9 10, मतलब मैं थ्रू आउट प्राइम टाइम 4 5 घंटे टीवी पे रहती थी। हो गया, उससे भी फिर पकने लगी बिल्कुल कि क्या। उसके बाद न्यूज का भी थोड़ा सा, अब वो प्रिंस गड्ढे में गिर गया टाइप हम एंकर थे उस जमाने में। फिर वो स्वर्ग की सीढ़ी दिखा रहे हैं, फिर कुछ कुछ ऐसा सब चल रहा था, तो मैं पकने लगी। फिर जिंदगी लाइव कर लिया। जिंदगी लाइव जब शुरू हुआ था, तो उस दौर का न्यूज टेलीविजन का मोस्ट एक्सपेंसिव शो था, क्योंकि इतने गेस्ट्स को लाया जाता था, ऑडियंस होती थी, ये सब होता था, ठीक है। और लगातार 6 साल बेस्ट टॉक, जब तक चैनल पे शो चला तब तक हमने बेस्ट टॉक शो अवार्ड। एक कॉम्पिटिटर चैनल की एक लेडी ने मुझे कहा कि भैया हमने तो तुम्हारी कैटेगरी में एंट्री देना बंद कर दिया है, कि हमें पता है बेस्ट न्यूज टॉक शो का अवार्ड ये जिंदगी लाइव ले जाए। वो भी कर लिया, ठीक है, रेडियो भी कर लिया, अब अपना काम भी कर लिया। बट हमेशा मन में आई एम समवन हु ऑलवेज कीप्स थिंकिंग व्हाट नेक्स्ट। और मेरा व्हाट नेक्स्ट ना ये नहीं होता कि अच्छा अब क्या ऑडी खरीदनी है या एक गोल्ड का डायमंड का सेट। मेरा व्हाट नेक्स्ट वो नहीं होता, मटीरियलिस्टिक नहीं होता मेरा। बचपन से थोड़ा सा अलग होते हैं सोशल, हाँ पता नहीं है, वो लोग अलग होते हैं, हैं। हमें नहीं होता। तो हमेशा से सोशल वर्क की तरफ इंक्लिनेशन रहा। मतलब पहले भाई किसी और एनजीओ को सपोर्ट कर देते थे जब थोड़े पैसे कमा। तो हमेशा मुझे मेरी लाइफ की एक फिलॉसफी रही कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़े ना, वैसे वैसे आपका सोशल वर्क में, आज अगर आप 5,000 रुपए कमा रहे हैं, तो आप महीने का चाहे 50 रुपए या 100 रुपए अलग रखिए किसी व्यक्ति के लिए। हाँ, मैं सड़क पे भिखारी को भीख नहीं देती, वो भी एक मेरा वो है। कोविड के बाद मैं इनको बता रही थी, बहुत व्हाट वी डिड नॉट रियलाइज इज, घर में ना मेड्स बच्चियों को लाने लगी थी कि हमारी बच्ची को रख लो, स्कूल की पढ़ाई छूट गई, हमारा पति मर गया तो हम इसको कैसे पढ़ाएंगे। इस तरह का मैं फॉर्मेट देख रही थी एक रेगुलर। तो मैंने अपनी असिस्टेंट से कहा बाहर कुछ बच्चे खेलते रहते हैं, देखो क्या है, पता करो, स्कूल छूट गए होंगे, चलो इनको पढ़ाते हैं ऐसी। और पहले दिन 7 बच्चे 7 के साथ मैं ही एक सड़क पे, एक जैसे थोड़ा ऊंचा होता है ना वॉकवे टाइप, उस पर बैठ गई थी। आज मेरी जमघट पाठशाला में किसी किसी दिन 120 बच्चे होते हैं। अरे वाह। और फिर अब ये हुआ कि करें क्या, मतलब कैसे पढ़ाना है। तो ये तो शुरू हुआ, 7 बच्चे आए होंगे, फिर 10 आए होंगे, फिर 20 हो गए। और इन सब बच्चों की कहानियां बड़ी वियर्ड होती है। जैसे गांव से पापा यहाँ ले आए, अब वो टीसी तो है नहीं, तो यहाँ कोई स्कूल एडमिशन नहीं दे रहा, या पता ही नहीं है कहाँ जाए, मजदूर के बच्चे हैं, या वही पढ़ाई छूट गई, अब मम्मी के पास पैसे नहीं है, ये सब होता रहा। तो हम लोगों ने फिर क्या किया, धीरे धीरे पहले ये देखा कि तुम्हें कितना आता है, अच्छा ABCD कर ले तो इतना, फिर थोड़ा आइडेंटिफाई किया। फिर जो बहुत होशियार बच्चे लगे कि यार दे नीड टू गो बैक टू स्कूल। तो जो अर्बन विलेजेस हैं हमारे यहाँ, कोई नोएडा का है क्या यहाँ पे, गांव होते ना जैसे जहाँ पे सब ये रहते थे, वहाँ स्कूल आइडेंटिफाई किया। वहाँ पे फिर हमने इनके टेस्ट दिलवाए, तो किसी बच्चे का 3rd में एडमिशन हो गया, 4th में हो गया। फिर हमने उनके पेरेंट्स से बात की, भाई कितनी दिक्कत है घर में। तो कोई कहता था मैडम पैसों की बहुत तंगी है, तो हम कहते थे अच्छा 1 साल की फीस हम देते हैं। अच्छा एक बात बताऊँ आपको, कई बार रियलाइज, उस दिन मेरा 3 दिन पहले मेरा बर्थडे था, तो डिनर करने गए, तो मैं लौटते में सोच रही थी हैप्पी बर्थडे मैम। थैंक यू। मैंने अपनी माँ से कहा, मैंने कहा पता है अब ना बड़े जगहों पे डिनर विनर करने जाने का ना शौक खत्म होता जा रहा है, क्योंकि जब वो बिल आता है ना, मैं सोचती हूँ यार इतने में तो मेरे 4 बच्चे साल भर की पढ़ाई कर लेंगे, क्योंकि 700 रुपए फीस है सपोज महीने की। तो हम लोग अपने फ्रेंड्स से, जिससे मैं चंदा वंदा इकट्ठा करती हूँ ना, मैं ऐसे बोलती हूँ कि यार इतना पैसा दे दो तुम, एक बच्चा साल भर में। तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि हम इतना पैसा यहाँ क्यों खर्च कर रहे हैं। तो मेरी ना वो डेफिनेशन ऑफ मनी या क्या चीज मुझे प्लेजर दे रहा है, मैं हर चीज मुझे अच्छा इतने में तो एक बच्चा साल भर पढ़ लेगा। तो अब ये कॉन्सेप्ट है। तो रोज सुबह सड़क पे ही वो साइड में हम लोग स्कूल चलाते हैं, आधा घंटा हम उन बच्चों को खेलने देते हैं। हमने रैकेट्स रखे हुए हैं जो उनको खेलने को नहीं मिलता। फिर 15 मिनट हम बहुत अच्छे से स्ट्रिक्टली अपने जमाने से प्रेयर करते हैं, हमको मन की शक्ति देना, इतनी शक्ति हमें दे, नेशनल एंथम करते हैं। उसके बाद 2 घंटे की पढ़ाई है, इनफॉर्मल पढ़ाई है, जो नहीं आता उनको वो करना।
और हर साल अभी जैसे हमने आई थिंक 12-15 बच्चों को स्कूल वापस भेज दिया है। अरे उसमें वाह। से मुझे पता नहीं एग्जैक्टली डिटेल नहीं पता रहते कितनों की फीस हम भर रहे हैं, कितनों की उनके पेरेंट्स दे रहे हैं। जहाँ 2 बच्चे हैं वहां हम उनसे कहते हैं भाई बेटा की तुम दो, बेटी की हम देंगे, बिकॉज कई बार उस तबके में ना लोग बेटी को नहीं, बेटी को पढ़ाने में बेटी को वो पढ़ाने आलस कर में जाते आलस हैं। कर जाते हैं। तो इस तरह से हम लोग हैंड पिक करके बच्चों को धीरे धीरे स्कूल वापस भेजते हैं। 15 को भेजते हैं, वहां 30 आ जाते हैं कि अभी गाँव से लगातार लोग आते ही रहते हैं। अच्छा, सड़क पे बैठने का कई लोग मुझे कहते हैं आप किसी कमरे में क्यों नहीं चलाती? मैंने कहा देखिए कमरे में चलाती तो 7 से 100 नहीं होते, किसको पता चलता मेरे बारे में। यहाँ सड़क पे है ना तो ई रिक्शे वाला जा रहा है, वो देखता है। वाह बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। फिर हम हाँ। बच्चों की हेल्थ हाइजीन पे बहुत काम कर रहे हैं, उनको साबुन देना, रोज उनके नाखून चेक करना। लड़कियों के बाल लंबे हैं तो चोटी क्यों नहीं गुद किया, जैसे हम थे, मैं कॉन्वेंट एजुकेटेड, स्कूल में जैसे वो होता बिल्कुल था, स्ट्रिक्ट। रोज सबके नाखून चेक होते हैं, कौन नहा के आया, अच्छा कौन नहा के। गाली देना बंद करवानी है बच्चों की। और मैं कई बार सोचती हूँ, पता है तनु, हम लोग की अच्छी रेजिडेंशियल कॉलोनी में जो बड़े बड़े पब्लिक स्कूल के बच्चे हैं आजकल इतनी गालियां देते हैं, इतनी गालियां, मतलब आपको लगता है हे भगवान कान बंद कर ले क्या। और मैं उन गरीब बच्चों की गालियां छुड़वा रही हूँ जिनके फादर रोज शराब पी के कई बार मार पीट करके उनको गाली देते हैं। कितना बड़ा चैलेंज है ये। उन बच्चे, कई बार तो बच्चे कहते थे मैम ये गाली होती, अच्छा कोई बोल दिया तो मैंने कहा गाली क्यों दी, मैम ये गाली होती है। उनके लिए वो चीज़ नहीं नॉर्मल है। सो मैं सिर्फ एकेडमिक्स पे काम नहीं कर रही हूँ, मैं बच्चों की पूरे होलिस्टिक डेवलपमेंट पे काम कर रही हूँ कि, और मैं उनको बोलती हूँ कि ठीक है डॉक्टर इंजीनियर सब ठीक है, तुम कारपेंटर भी बनो तो कोई बुराई नहीं। देखिए हमें ना वर्क के लिए रिस्पेक्ट भी दिखाना, क्योंकि अगर क्योंकि उसका, मुझे एक बार किसी ने बहुत अच्छी बात की, वो कारपेंटर का बेटा है, तुम उसको क्या ये बताओगे कि कारपेंटरी का काम छोटा होता है? नहीं ना, वो अपने पिता की इज्जत कैसे करेगा। तो हम कहते हैं बेटा कारपेंटर भी बनना, अच्छे बनना, कारपेंटर ईमानदार बनना। तो मैं आई वर्किंग ऑन दैट काइंड ऑफ डेवलपमेंट फॉर माय चिल्ड्रन कि अच्छे बनो, तुम जो बनो, कोई तुम्हें जरूरी नहीं कि तुम्हें IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर ही बनना है। नहीं, ये एक चीज ना मुझे लगता है कि हमारे फॉर्मल एजुकेशन में भी इनकलकेट होनी चाहिए, बिल्कुल। कई बार मैंने देखा है कि कई बच्चों की तो कन्वर्सेशंस ऐसी हैं, अच्छे बच्चों की इन द सेंस के कॉन्वेंट एजुकेटेड और हाई फाई तो बड़ों से स्कूल पास ऑन होती है वो, ऐसी वैसी, उनकी बातें अगर आप सुन लो अरे तो आपको कानों से खून निकल आए, है ना। ऐसी वाली बातें हैं यंगस्टर्स की, या मैसेज चैट कभी पढ़ ली जाए तो नहीं। आप याद करो हम लोग जब छोटे थे, मतलब हाँ। हमारे साथ ऐसा नहीं हो, लेकिन जैसे मैं लड़कों के लिए बस कोई टीचर कहेगा अरे कुछ नहीं करेगा, चपरासी बनेगा जिंदगी में। आप क्या कह रहे हो कि चपरासी जो काम कर रहा है क्या वो खराब काम है? और अगर आप ये मत कहो, मेरा कहना। और अगर ना आए तो 10 दिन ना आए तो तो ये जो मैसेजिंग हमारे यहाँ ऊपर से हुई है ना कि कुछ नहीं कर सकते तो चपरास, कुछ नहीं करेगा, रिक्शा चलाएगा, हाँ, ठेला ये करेगा, अरे तुम तो कुछ नहीं मजदूरी करोगे। तो आप उन सारे कामों को डिमीन कर रहे हो। भैया वो चपरासी आप ही की बिल्डिंग की वो हिफाजत करता है। और लड़की को कहते हैं ना कि पढ़ेगी नहीं तो रोटी बनाएगी, हाँ। शादी कर देंगे रोटी बनाएगी। हाँ। तो ये गलत है। तो मैं उनको कहती हूँ बेटा कुछ भी बनना, अच्छे से करना। नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वैल्यू एजुकेशन। मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत सारी चीजों में ना, मैं अपनी क्लास में भी मैं ऐसे ही करती हूँ कि जब मेरी क्लास में बच्चा आता है ना पहले, तो वो ना बड़ा अजीब सा एक वो लेकर आता है, दिमाग में ना एक उथल पुथल सी लेकर आता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट है ना, पैसे दिए हैं तो पढ़ाएंगे ही, एग्जैक्टली है ना, पढ़ाएंगे ही, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक जो शायद कमर्शलाइजेशन होने से एक टीचर और स्टूडेंट की जो बॉन्डिंग है वो कमजोर पड़ी भी है ना, जो गुरु वाला कॉन्सेप्ट बहुत बहुत फीका सा पड़ गया है बहुत सारी जगह पे। तो वो मैं पहले दिन एस्टैब्लिश कर देती हूँ कि अगर किसी बच्चे को ये गलतफहमी हो तो वो आज ही चला जाए, क्योंकि इसके बाद इस फर्स्ट 1 या 2 क्लास के बाद then it will change for everything। नहीं, बट इसमें ना तनु मैं पेरेंट्स की गलती मानती हूँ। मैं जब आजकल देखती हूँ बच्चों को जिससे से बात करते हैं, तो जैसे मेरी बेटी अगर कभी फ्रेंड्स में सुन लिया कि टीचर का किसी का मजाक उड़ा रही ना, तो मुझसे तो पड़ जाता था बहुत बुरा वाला लेक्चर। खबरदार, वो गुरु हैं तुम्हारे, वो टीचर हैं, उनके खिलाफ तुम ऐसे नहीं बोल, तुम मजाक नहीं हुई, तुम मिमिक्री नहीं कर सकती। तो बहुत छोटी उम्र से समझ में आ गया था उसको कि अच्छा नहीं, टीचर का डिसरिस्पेक्ट। एक इंसिडेंट बताती हूँ, सॉरी आप सब एडिट कर देना, बट अपन तो गप्पे मार रहे हैं। मेरी बेटी क्लासिकल वोकल सीखती है, बहुत बचपन से मैंने उसको शास्त्रीय संगीत सिखाया। छोटी वाली जो भतीजे मेरी वो कथक सीखती है। ये भी हमारे घर में बहुत स्ट्रांग है कि क्लासिकल होना चाहिए। तो एक दिन क्या हुआ, ऐसे रोते हुए रूम में आई, मैं उस दिन घर पे ही थी। क्या हुआ, मैम बहुत डांट रही है। तो जो बच्चा होता है ना वही सारी चालाकियां बच्चा बहुत छोटे में कर लेता है। हाँ, उसको लगा कि मैं शिकायत करूंगी तो मम्मा जाके बाहर मैम को डांटेगी। अच्छा, टीचर्स भी आजकल मैं देखा थोड़ा डरने लगे हैं
हाँ, मुझे नहीं भी डांटने से डरते हैं। एक बार ये सोनल मानसिंह जी ने कहा कि किसी के पेरेंट्स आ गए कि आपने मेरी बेटी को डांटा, तो उन्होंने कहा ले जाओ भाई। अगर सोनल मानसिंह जैसे अब आर्टिस्ट डांटे, मैं बाहर गई, वो टीचर बेचारी पहले से डरी हुई बैठी। मैंने कहा मैम क्या हुआ? बोली अरे मैम इतनी देर से उसको एक तान ही सिखाने की, वो ऐसी डरी हुई जैसे वो गलत कर रही हो। बोली सिखा रही थी तो फिर नहीं हो पा रहा था, मैं डांट दिया। मैंने कहा अरे आपने सिर्फ डांटा इसको? मैंने कहा पंडित रविशंकर के जो गुरु थे बाबा अलाउद्दीन खान, वो तो उठा के कुछ भी मार देते थे ऐसे। अब मेरी बेटी के तो होश उड़ गए कि ये तो ये मेरी मम्मा कैसी है। तो वो उसे लगा था कि तो मैं टीचर को डांटूंगी। मैंने कहा आपने थप्पड़ क्यों नहीं मारा अगर सही तान नहीं कर रही थी? वो टीचर तो विश्वास ही ना कर पाएगी, उन्हें भी विश्वास नहीं हो कि उन्हें ऐसे पेरेंट्स देखे। वैसे मेरी तरफ देख रही हैं, मेरी बेटी को लगा अब तो गड़बड़ हो गई। तो वो दिन है, उसने कभी मुझसे किसी टीचर की शिकायत नहीं। और मैंने कहा बेटा गुरु है, गलत बात पे डांटेगा ये तुम्हारी। तो ये मैं ना जो आजकल की पीढ़ी जो गलतियां कर रही है ना, मैं उस पीढ़ी को नहीं ब्लेम, मैं इन लोगों को नहीं ब्लेम करती। जो आजकल कल्चर हो गया है, आई ब्लेम आवर जनरेशन ऑफ पेरेंट्स, ओवर प्रोटेक्टिव, सिखाया नहीं, ओवर प्रोटेक्टिव। नहीं, और अगर टीचर और पेरेंट्स को और टीचर को अगर डांटने का ही हक ना मिले तो वो कैसे सिखा पाएंगे? तो आजकल पेरेंट्स भी कहाँ डांट रहे हैं? हम पेरेंट्स भी नहीं, वो फ्रेंड कल्चर बन गया है ना। वो सबसे बड़ी बकवास लगती है मुझे कि आप अपने बच्चे के दोस्त बनो। अरे क्यों दोस्त? अब देखिए नहीं, ये बीच में चला, क्या मतलब है? बीच में चला, लेकिन अब सारे साइकोलॉजिस्ट सब देखिए, पेरेंटिंग काउंसलर अब वापस आ रहे हैं। अभी मैं एक वीडियो देख रही थी, नहीं आपकी बेटी को दोस्त तो और मिल जाएंगे, लेकिन माँ तो भाई माँ तो एक ही मिलेगी, तो आप माँ ही बनिए। मुझे समझ में नहीं आया, मुझे समझ में नहीं आया दोस्त बनने का मतलब क्या है? क्यों बनना है? हाँ, क्या मतलब है कि क्या हम लोग मतलब चैटिंग करेंगे, किसके बारे में डिस्कस करेंगे? नहीं रबिश है, सारे कॉन्सेप्ट एकदम रबिश है। तो और मुझे लगता है हम लोगों की पेरेंटिंग सब सही हुई हुई है, मतलब डांट, गलत चीज पे डांट खाई है, सही चीज पे अप्रिसिएशन भी मिला है। ऐसा मतलब मुझे नहीं लगता हमारी इंडियन पेरेंटिंग में कोई बुराई है, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है वो ज्यादा आत्मीय है। अब ये पेरेंटिंग जो हो रही है ना, जो बहुत मटीरियलिस्टिक, एक तो उससे सोसाइटी के गार्ड्स कभी कभी मुझे बोलते हैं, मैम को एक दिन मैंने कुछ कहा कि आप इन बच्चों को डांटते नहीं। बोले मैम कुछ बोलते हैं तो कह देते हैं मेरे पापा सोसाइटी से निकलवा देंगे तुमको, मेंटेनेंस देते हैं सोसाइटी की। ये जो भाषा और ये जो हम लोग लगातार देख रहे हैं ना, ये 17 साल के बच्चे ने अपनी गाड़ी से किसी को कुचल दिया। ये अच्छा मुझे बताइए क्या गलती उस बच्चे की है या उस माता पिता की? पहले तो बात है कि उसको गाड़ी क्यों दी, कैसे दी, उसकी हिम्मत कैसे और मांगने ये केस की? पुणे का पहला नहीं हुआ है, 2016 में दिल्ली में हुआ था। उस केस को मैं बहुत लड़ी थी, मैं आरजे थी उस समय। यंग 32 ईयर ओल्ड मैन सिद्धार्थ, और पता है वो लड़का 4 दिन बाद 18 होने वाला था, लेकिन कोर्ट ने फिर भी कहा ही विल बी ट्रीटेड एज अ जुवेनाइल। आज वो लड़का विदेश में अमेरिका में पढ़ रहा है, लेकिन सिद्धार्थ की बहन आज तक केस लड़ रही है एंड आई एम स्टिल इन टच विद हर। फिर अभी 2-3 साल पहले कोविड की जिस बात की बात है, बाइकर्स सुबह जाते हैं ना, तो एक 48 ईयर ओल्ड ही थे अतुल गुप्ता, इधर से उल्टी तरफ से कार चलाते हुए 2 बिगड़ैल, उन्होंने डिवाइडर तोड़ के उनकी बाइक को मारा। आलोक गुप्ता, उनकी डेथ हो गई, उनके भी 2 जवान बच्चे। तो वो उसकी वाइफ बोली कि मैं मेरे भी तो मेरे 2 बेटे, मैं इनको कैसे पालूं? शी वाज अ होम मेकर दैट टाइम। अब वो काम करती है, कुछ नहीं हो सड़के का, वो भी शायद पढ़ने वढ़ने कहीं चला गया, जो भी है। तो मैं तो कह रही हूँ बच्चे से पहले किसका हो? पेरेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल ना, जिसने चाबी दी हाँ बेटा तो चला गाड़ी, तो मैं तो पेरेंट्स को मानती हूँ। नहीं बिल्कुल इसमें गलती। और आजकल के कई पेरेंट्स तो इतने प्रोटेक्टिव हो चुके हैं, मतलब मैं तो मतलब अब 3 साल का मेरा बेटा है ना, तो मैं बाकी पेरेंट्स को भी कभी पार्क में देखती हूँ कि वो बच्चे की ना पीछे अब वो गिर गया तो अरे मेरा बेटा चोट लग गई है ना। है ना, इतनी ज्यादा उनकी जिद पुगाना और इतनी जल्दी उन्हें इतने सारे गैजेट्स दे देना। मतलब जो मेरे 3 साल के बच्चे के कुछ जो फ्रेंड्स हैं, है ना, कई लोग फोन लेकर आ रहे हैं। 3 साल फोन होगा तब भी खाना खाते हैं फोन। हाँ, फोन चलेगा तो खाना खाएंगे, वरना नहीं खाएंगे। इतना खराब लगता है ये। मैंने एक जगह इंदौर लिट चौक में, वहां पे मैंने बोला था, मेरे घर में कोई आए तो मैंने कहा वो क्यों उसको दिखा रहे हैं, वो खाएगी नहीं, तो मैंने कहा तो भूखी रहने दीजिए, भूख लगेगी तो खाएगी भाई। ऐसा कौन सा बच्चा है जो भूखा रह लेगा? कोई नहीं रहता भूखा, खाएगा। एक पीडियाट्रिशियन ने मुझे कहा था कि देखो कोई प्राणी इस धरती पे ऐसा नहीं है जो भूख बर्दाश्त कर पाए। जब तुम्हारी बेटी को भूख लगेगी वो मांग लेगी, पीछे में पड़ा करो। तो मैं कभी पीछे पड़ी भी नहीं, मैं भी खाना है खाओ, नहीं खाना नहीं खाओ। वो तो फोन दिखा के बच्चों को बर्बाद। मेरी 16 साल की भतीजी के पास अभी तक फोन नहीं है, उसके पास फेसबुक अकाउंट नहीं है, उसका एक इंस्टा अकाउंट है जो मैं चलाती हूँ, क्योंकि वो डांस करती है तो मेरा मन करता है तो इंस्टा पे उसका वीडियो डाल देती हूँ। शी 16। अब आप सोचिए उसके ऊपर पीयर प्रेशर, उसके हर दोस्त के पास
सारे है, अकाउंट्स हैं, सोशल हाँ। मीडिया अकाउंट्स हैं, आईफोन है, ये है वो है। मेरी बेटी भी जब स्कूल, मम्मा उसकी मम्मी पापा ने ना उसको आईफोन दिला दिया सुना के कि आप भी दिलाए। मैंने कहा बहुत दया आती मुझे से माँ बाप पे जिन्होंने दिला दिया। आई फील सो सॉरी फॉर देम बेटा। और जब उसका पहली बार फेसबुक अकाउंट बना था तो इस शर्त पे बना था कि मुझे पासवर्ड पता रहेगा। टिल अ सर्टेन एज आपको कुछ कुछ रिस्ट्रिक्ट, फिर आप छोड़िए, रखनी पड़ेगी। आज वो 24 साल की होने वाली, मैं उससे नहीं पूछती कि तुम कहाँ जा रही हो, कितने बजे आओगी, क्या करोगी। बट जैसे मेरी माँ भी कहती थी, सारा फ्रीडम एज के साथ मिल सकता है। आप जब 6th में हैं तो आपको क्या फ्रीडम मिलना चाहिए, फिर आप 8th में आती हैं तो आपको क्या मिलेगा, 10th, ऐसे। एग्जैक्टली आज मैं एग्जैक्टली। अपनी बेटी को थोड़ी रोकूंगी कहीं जाके, यहाँ क्यों गई, वहाँ क्यों गई, अब वो समझदार हो चुकी है ना, उसको जो देना था हमको हम दे चुके। एग्जैक्टली। नहीं, और लेकिन- आजकल आप भी देखे ना, फोन पे क्या कंटेंट आएगा किसी को नहीं पता है। अब बच्चों बहुत के बुरा हाथों हाल में फोन है, बहुत खराब। हर वक्त फोन है, और वो क्या देखेंगे और उससे क्या समझेंगे और क्या इंटरप्रेट करेंगे, और उसके बाद वो उनके एटीट्यूड में क्या फॉर्म करके और क्या एक्शन निकालेगा, हमें कुछ नहीं पता। तो और नहीं, एक और चीज आ गई जो मैं बहुत सोसाइटी में चेंज देख रही हूँ। जैसे हम लोग ना मोहल्ले में पले थे, तो अगर हमारे मम्मी पापा नहीं भी हैं तो हमें पता, हम पड़ोस की आंटी से भी डरते थे उतना ही, हाँ, कि और वो पड़ोस की आंटी भी हमें डांटने का उतना ही अधिकार रखती थी। और मजा लेके हमारी माँ कहते हैं आपने मेरी बेटी को क्यों डांटा। नहीं 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 नहीं, आजकल बुआ चाची मौसी सब- सब पिटे हम तो अपनी बुआ से। हाँ, हाँ? मेरी बुआ मुझे केमिस्ट्री पढ़ाती थी, कुछ नहीं तुम्हें कॉन्वेंट में इंग्लिश पढ़ना सिखा देते, कुछ नहीं सिखाया केमिस्ट्री में, ठंडे गोल हैं तुम्हारे, पिटते थे हम। हाँ। अब क्या हो गया, जब मैं सोसाइटी में शाम को वॉक करती हूँ, मैं बता रही थी कि बच्चे खुलेआम गालियां देते हैं, तो मुझे लगता है इनको कोई लिहाज नहीं है कि मैं भी हूँ, हो सकता है कोई और सीनियर सिटीजन आंटी बैठी है, नहीं इन बच्चों को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा कि पड़ोस की आंटी है। नहीं, पता है ये ना, पता है ये पूरा ना सोसाइटल रिलेशन में भी अंतर आया है वही है ना। एक तरीके से हमारे आसपास कौन कौन रह रहा है नहीं पता, हमें किसी ही नहीं को पता। फ्लैट्स में कितनी बार ऐसा होता है कि अच्छा आप बीसी बिल्डिंग में रहते हैं, है ना। तो हाँ, चलेंगे मैम। नहीं मतलब मैं नॉट अ वेरी टी पर्सन, बट नहीं मतलब नॉट अ टी कॉफी पर्सन, बट रख सकते हैं, दो घूंट पी लूंगी अगर आप पी लेंगे पी लेंगे।